integration constant can be found with the additional information in the question. Now, what is the additional information? It can be that they tell you that f of 0 is equal to 2. तो हम कहेंगे okay, f of x is equal to x square plus c. So f of 0 is equal to 0 plus c, which is equal to 2. So c is equal to 2. That means f of x is equal to x square plus 2. So this is how we can find the value of integration constant. But in general, it is an arbitrary value, and you always have to write it after at the end of the integral. ठीक है, जैसे आपने अगर suppose you are integrating something like sin x dx, and you say sin x dx is minus cos x plus c. Minus cos x क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि cos x का डेरिवेटिव इज minus sin x, तो sin x का इंटीग्रल विल बी minus of cos x. ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स और प्लस सी लिख देंगे, या अगर हम cos x को इंटीग्रेट कर रहे होते तो सीधा हम लिख देते sin x और फिर एक प्लस सी. तो प्लस सी आपको हमेशा लिखना है, जस्ट टू कॉम्पनसेट फॉर कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट भी होना चाहिए था तो वो कांस्टेंट भी मिल सकता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अभी देखा होगा, द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स. Now, why does the word indefinite appear here? Indefinite का मतलब तो होता है कि the result is मतलब not sure. तो not sure वाली बात नहीं है, actually ये C जो लगाना पड़ता है इसकी वजह से this result is arbitrary. It can have multiple possibilities. That is why it is not a definite answer, it is an indefinite answer, because integration as such gives you family of functions and not a particular function. Why I'm saying family? क्योंकि c की अलग अलग वैल्यू के लिए x स्क्वायर फैमिली के अलग अलग ब्रांचेस मिल सकते हैं आपको. तो वो जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, they are all part of the family of y is equal to x square. So we are, that is why we are calling it indefinite integrals. All right. इंटीग्रेशन इज ऑफ टू टाइप्स, indefinite and definite. डेफिनेट की बात बाद में करेंगे, वो अभी आया ही नहीं है. फिलहाल हम indefinite integral स्टडी कर रहे हैं, तो when till the time that we are studying, we are going through the concept of indefinite integrals. We will always have to write c as an integration constant as part of every integral to compensate for any constant that might be required. You get that much? सर आर्बिट्रेरी वैल्यू समझ में नहीं आ रहा. आर्बिट्री वाले वाला एनी वैल्यू, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसी को तो आर्बिट्री बोलते हैं. सर तो जो हमारा मतलब ओरिजिनल वैल्यू है फंक्शन का, बस उसको c से ऐड करके हमें इंटीग्रल हमें बस c बस लिख देना और कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. तो सर c का वैल्यू ढूंढना मतलब कुछ नहीं करना है, कहीं c का वैल्यू हार्डली 100 में एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें c का वैल्यू वो पूछेगा. तो c के वैल्यू के लिए वो ऐसी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि मान लो बोल दिया कि f of 0 is equal to 2, वो 100 में एक क्वेश्चन होगा, उसमें कोई खास बात नहीं होगी. सर तो हमें बस c के फॉर्म में लिखना और ऐसे ही छोड़ना है. हाँ, बस ऐसे ही लिखना है, प्लस सी प्लस सी प्लस सी सब जगह लिख के छोड़ना है. दैट्स इट, नथिंग है. नोट करिए सारा एग्जाम्पल्स और सारी चीजें नोट करिए, उसके बाद आगे बताता हूँ. सर ये वाला रूल सिर्फ उनके लिए अप्लाई होगा ना जिनका कांस्टेंट है फंक्शन. हाँ, ये जो भी फंक्शंस का कांस्टेंट है सिर्फ उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है. एक बार फिर से बोलो बेटा, साफ आवाज नहीं आ रही. सर ये जो आर्बिट्रेरी वैल्यू मतलब प्लस सी वाला फॉर्म होता है इंटीग्रल का, वो हाँ. सिर्फ फंक्शंस के लिए होता है जिनका कांस्टेंट होता है, या नहीं, सबके लिए, सबके लिए. इट इज फॉर एवरी इंटीग्रल. हर इंटीग्रल के एंड में आपको एक सी लिखना ही है. ओके सर. नोट करो. एक मिनट.
नोट कर लिया सर। ओके, अब next is your list of integrals, function and its integral. 0 constant, और यहाँ सब में dx dx लगाते जाइएगा। तो ये तीसरा फंक्शन क्या लिखा आपने? x to the power n। ओके। ये ln लिख रहा हूं, सारा जो इंटीग्रल है वो नेचुरल लॉग पे है। जहां लॉग भी लिखा है तो वो लॉग बेस e है, वो ध्यान रखिएगा। ओके सर। वैसे सब जगह ln लिखना चाहिए। और लॉग में आंसर हमेशा मॉड में दीजिए, वो बेटर आंसर माना जाता है। क्या चीज सर? लॉग में हमेशा आंसर जब लिखिए तो मॉड में लिखिए, वो बेटर माना जाता है। ओके। इनमें सब में dx dx जरूर लिखते जाइएगा, मैं कहीं भूल गया हूं।
नहीं सॉरी, उल्टा। फिर इधर एक क्या है? क्या? ये जो आपने सेकंड लास्ट वाला लिखा है dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, हाँ, ये क्या है? ए कोई भी नंबर होगा। ओके। ये इतने नोट कर लो, फिर 3 बड़े इंटीग्रल लिखाने, स्पेशल इंटीग्रल वो भी लिखा दो। डन। नो सर। नोट कर लो भाई। ये हो गया आपका कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंटीग्रल्स जो आपको चाहिए। अब इनको कैसे यूज करना है, क्या करना है, वो अब बताऊंगा। सर ये जो थर्ड लास्ट तीसरा वाला आपने जो लिखा है उसमें a रेज टू n लिखा आपने? कौन सा वाला? जो तीसरा वाला है। नहीं, ये सारे जो लिखे हैं इनमें सब में स्क्वायर है, अच्छा। कहीं एन नहीं है। जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब में स्क्वायर है।
एक बार टेक 5 मिनट्स, एक बार सारे फॉर्मूलाज ठीक से देखिए. जस्ट ट्राई टू मतलब have a visual feel of that. डन सर. एक बार सारे फॉर्मूलाज देखिए, रीड करो उन्हें. ये फॉर्मूलाज जितने लिखाए हैं, ये अगेन इट इज कंपल्सरी कि आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद हो. आप सब चीज को डिराइव करने का मेथड सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, बट नथिंग विल वर्क इफ यू डोंट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू राइट द फाइनल आंसर without knowing these formulas. So there is no option, रटना है. अब 5 मिनट 5-10 मिनट लेके एक बार इनको याद थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए. एटलीस्ट द फर्स्ट 10, 15, 20, बाद के तो धीरे धीरे याद होते रहेंगे. जितने बड़े बड़े फॉर्मूले हैं उनको टाइम लगेगा याद होने. सर इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है. सिर्फ इसका ही नहीं, ये डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन, चारों चैप्टर इसी पे डिपेंडेंट है. 25 नंबर का वेटेज है कम से कम. कैलकुलस का वेटेज 50% है ओवरऑल, जिस 50% में 25% ये है और 25% डिफरेंशियल कैलकुलस है. आपका एओडी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शंस, ये सारा कुछ उसमें आ जाता है. एंड कॉम्पिटिटिव में आल्सो इट्स द सेम, ऑलमोस्ट द सेम. 50% वेटेज इज क्लास, मतलब 50% वेटेज इज आपका ये कैलकुलस और बाकी सारा कुछ. सर जो जैसे फिजिक्स में इंटीग्रेशन यूज होता है वो इन्हीं इंटीग्रल के रूल्स पे बेस्ड होता है. हाँ हाँ.
कर लिए सर। ओके, नाउ समझाता हूं मैं एक्चुअली आपको करना क्या है। देखो, इंटीग्रेशन में ना डायरेक्टली आप मतलब वी एक्चुअली कांट डू मच इन दिस। हमें ना बस इसमें ऐसा करना होता है कि जो भी फंक्शन गिवन है ना हमको क्वेश्चन में, उसको कैसे तो करके कन्वर्ट करके, उसके तरीके बहुत सारे मेथड्स हैं वो सीखेंगे आप। उन मेथड्स को यूज करके कन्वर्ट करके आपको उसको जो आपने अभी फॉर्मूलेस लिखे उनमें से एक के जैसा मैच कर देना है, और जैसे ही वो मैच हो जाएगा बस उसका आंसर लिख देना है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो सर तो सपोज, प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस है। नहीं नहीं, प्रूविंग नहीं है बेटा, वो आपको कन्वर्ट करके बस बनाना है। डायरेक्ट इंटीग्रल सबसे पहले हम बात करते हैं। डायरेक्ट इंटीग्रल्स क्या होंगे कि आपको जो इंटीग्रल दिया है उसमें कोई भी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, जो अभी आप आगे सीखेंगे। आपको डायरेक्टली किसी भी दिए गए इंटीग्रल को सिर्फ आप जो अभी तक आपके पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज इन फैक्टर कैंसिलेशन या कोई डिवीजन या इस तरीके की चीजें, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, इन सब चीजों को यूज करके आपको उसे इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है। सपोज आपको एक फंक्शन दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब आपको बोला इसको इंटीग्रेट करो, तो अब आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इन टर्म्स को ब्रेक करके सबको अलग अलग कर दो। तो ये जाएगा x प्लस 2 प्लस 3 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब आप एक एक करके इंटीग्रेट करो। तो x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 का इंटीग्रल 2x, 3 अपॉन x का इंटीग्रल 3 ln x, और माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर दैट इज x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है, मतलब यू हैव टू सेपरेट ऑल ऑफ देम। और ये देखो, ये x की पावर n फॉर्म हो गया, ये भी x की पावर n में ही चला गया, n को 0 मान लिया यहाँ पर, ये log वाले में चला गया, ये भी x की पावर n में चला गया। और उनके स्टैंडर्ड जो आंसर है वो हमने x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर। और दूसरा यूज किया है कि 1 बाय x का इंटीग्रल इज ln x, 1 by x dx is ln x plus c। ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके हमने, सॉरी, ये दो कॉन्सेप्ट यूज करके हमने इसके आंसर निकाले। तो इस तरह से आपको जो जो भी गिवन है उसको अपने फेवरेबल फॉर्म में लाना है, और अपने फेवरेबल फॉर्म में लाके उसका आंसर लिख के खत्म कर देना है। समझ आया? एक मिनट। यस सर। लास्ट स्टेप समझा नहीं सर। यस सर। इस x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर बाय 2, इस 2 का हो गया 2x, इसका हो गया 3 ln x, इसका हो गया प्लस 1 बाय x। ओके। नेक्स्ट, सपोज आपको दे दिया, सर पिछले पेज पे जा सकते, मैंने पूरा नोट नहीं किया। डन सर।
तब आप क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दो, तो ये बन जाएगा cot स्क्वायर x और ये बन जाएगा tan स्क्वायर x। अब आप ध्यान से देखो तो cot स्क्वायर x और tan स्क्वायर x के आपके पास इंटीग्रल नहीं है, बट आप cot स्क्वायर x को लिख सकते हो cosec स्क्वायर x माइनस 1 और tan स्क्वायर x को लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx लास्ट में सब में चलेगा। तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 2 dx। तो cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, sec स्क्वायर x का होता है tan x और माइनस 2x प्लस c। हो गया भाई? यस सर। हाँ जी। फिर मान लो जैसे आपको ऐसे दे दिया cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x dx, बोल दिया इसको इंटीग्रेट कर। अब इसमें इसका कोई रोल नहीं है कि इंटीग्रल में क्या करना है, हमारा मेजर रोल है कि हमको इनको सेपरेट करना है और मतलब अलग अलग इंटीग्रल्स बनाने, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे, ऐसे प्रोडक्ट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी डू इज वी प्लेस हाफ आउटसाइड, cos 2x को बाहर रख लेते हैं और इसे 2 cos x cos 3x बना देते हैं। हाफ cos 2x 2 cos a cos b को cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b से ऐसे सेपरेट कर देते हैं। किसी को भी ये मानो किसी को भी मानो, cos में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो दिस विल बिकम cos 2x cos 4x plus cos square 2x. Now still this is not integrable. We'll put another half here and we'll write this as 2 cos 2x cos 4x plus 2 cos square 2x. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। Now this will become 1 by 4 2 cos a cos b का फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूँ, cos a plus b प्लस cos a माइनस b और 2 cos स्क्वायर 2x को लिख रहा हूं 1 प्लस cos 4x
ये फॉर्मूला यहां से आया कि cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये बन जाएगा 1/4 cos 6x प्लस cos 4x प्लस cos 2x प्लस 1। तो इसका आंसर होगा 1/4 माइनस साइन 6x अपॉन 6 माइनस साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस x प्लस c। नोट करो। Noted, sir. डन। Yes, sir. ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, जस्ट स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। आपके पास एनसीईआरटी बुक है, जस्ट स्टार्ट विद द एग्जांपल्स एंड ट्राई टू डू द फर्स्ट एक्सरसाइज, बट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम द एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल 2 4 5 देखने पड़ेंगे, जो मैंने बताए हैं इनको भी देखिए, उन एग्जांपल्स को भी देखिए और फिर फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। As of now you can use the formula sheet to see the formulas, but it should not be a permanent thing. अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा काम किया, मैं बताना भूल गया आपको, आई एम सॉरी, एक सेकेंड। जैसे यहाँ 6x था, यहाँ 4x था, यहाँ 2x था, तो मैंने यहाँ पर अपॉन 6 अपॉन 4 अपॉन 2 लिखा है। तो प्लीज ध्यान रखिएगा क्या हुआ है ये, जैसे डेरिवेटिव करते हैं, अगर आप cos 6x का डेरिवेटिव करते तो माइनस 6 साइन 6x आता। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव में ये बाहर आता है तो इंटीग्रल में ये नीचे जाएगा। तो वो उल्टा कॉन्सेप्ट है, वो बता चुका हूं आपको। सो कीपिंग दैट कंसिस्टेंसी, इट विल हैव अ रिवर्स इफेक्ट। तो whatever becomes a multiplier in derivative becomes a divisor in integrals. All right? Yes, sir. You can start solving the questions. कोई दिक्कत आए तो पूछिए। पहले एग्जांपल्स देखिए, पहले जो मैंने कराए ये देखिए, एग्जांपल्स देखिए, फिर स्टार्ट करिए। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, टेक योर टाइम, रिलैक्स। देयर इज टाइम इज नॉट एन इशू। अभी बहुत आप लोग बहुत अच्छा एडवांस उसमें चल रहे हैं, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से करिए।
स्टार्ट कर दिया आप लोगों ने? यस सर।
ठीक है, अब आप लोग इसे कंप्लीट करो और नेक्स्ट वीकेंड फिर और आगे के कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट इतना करके रखिएगा। यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir.